आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने समय तक इंतज़ार किया। अब हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक करेंगे। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ दिनों के लिए मुझे बीच में डिसकंटिन्यू होना पड़ा था। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बार थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ 2 मिनट में कि हम लोग करने वाले क्या हैं एक्चुअल में इस पूरी की पूरी सीरीज़ में। इनसाइट्स की मंथली कंपाइलेशन जो होंगी जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक की, आगे की भी कंटिन्यू करेंगे। पहले अभी इस टारगेट को कंप्लीट करते हैं। पैरेलली चलेगी PT 365। ऐसे नहीं कि अलग से वीडियो आएगी। जो टॉपिक इनसाइट की मंथली मैगजीन का PT 365 में नहीं होगा और PT 365 में वो टॉपिक एक्स्ट्रा होगा, उसी को हम कवर करेंगे, क्योंकि जनरली टॉपिक्स जो होते हैं वो कॉमन चलते हैं। जो नया होगा ना उधर एक्स्ट्रा, वो हम कवर करेंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि मंथली कंपाइलेशन कराओ विजन की, देखो मंथली कंपाइलेशन तब तक करते हैं जब तक PT 365 लॉन्च नहीं होता है। जब PT 365 लॉन्च हो जाता है फिर उसको नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें वही चीज़ें होती हैं, पूरा ईयरली कंपाइलेशन होता है, एडिशनल चीज़ें हटा देते हैं। जो टॉपिक रिपीट किया था 3 बार उसको अब 1 बार कर देते हैं, इसलिए ये आने के बाद नहीं करते हैं। मेंस 365 की मैं अलग से एक सीरीज़ चलाऊँगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके साथ में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिखाता हुआ चलूँगा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स के आपको दिखाई देंगे कि बहुत रिपीटिशन होता है। लोग बोलते हैं कि यार करंट अफेयर की मैगजीन से ये नहीं आया। देखो डायरेक्टली नहीं आता, इनडायरेक्टली आता है, एलिमिनेट करने में हेल्प मिलती है, इसलिए मंथली कंपाइलेशन को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टारगेट होगा हमारा 12 मैगजीन्स होंगी, 60 डेज़ का टारगेट लेके चलेंगे, यानी कि एक दिन के अंदर 1 महीने की जो मैगजीन होगी उसको 5 दिन में कवर करेंगे। आज पहली वाली थोड़ी सी छोटी बनाएंगे, ठीक है, और अभी इवेंचुअली इसको इंक्रीज़ करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। आपको एक तरीका बताऊंगा कीवर्ड्स की इंडेक्सिंग कैसे करते हैं नोट्स के लिए। तो एक एवरेज सा, एक रफ सा एस्टीमेट दे रहा हूँ, एवरेज लगा लो या रफ एस्टीमेट लगा लो कि पूरे मंथली कंपाइलेशन का आप 10 पेजेस के कीवर्ड्स की इंडेक्सिंग कर सकते हो, ठीक है। तो पूरे साल का आपको तकरीबन 10 पेज में आपको रिवाइज करने को मिल जाएगा। UPSC की हैंडी बुकलेट है जो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन पहले डाउनलोड मत करना। डिटेल्स तो उसकी डाउनलोड की डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन डाउनलोड तभी करना जब आप लास्ट के 9 मिनट्स में इसका डिस्क्रिप्शन देख लो। उसके बिना आपको इसका यूज़ करना नहीं आएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। ये टेलीग्राम पे जाओगे @UPSC मंथली कंपाइलेशन लिखोगे, वहाँ पे हम लोग मिल जाएंगे। फैक्ट फॉर मेंस करके डेली 4-5 नए नए फैक्ट्स डालता हूँ अच्छे अच्छे, जो आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। एंड दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं। उससे एक बात और बताना चाहता हूँ, देखो एम तो कर रहे हैं 60 डेज़ का, ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। यहाँ पर लॉकडाउन के कारण पूरी की पूरी दुनिया बंद पड़ गई थी, देश बंद पड़ गए थे, ठीक है। प्रॉमिस तो प्राइम मिनिस्टर ने भी किया था 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम डबल कर देंगे, लेकिन जो हालात चल रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, उससे लगता नहीं 2022 का टारगेट अचीव होगा। लेकिन हम लोग ये नहीं कहेंगे हम करेंगे नहीं, हम एम लेके चलेंगे। मैं कह रहा हूँ थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 60 डेज़ की जगह शायद 55 रह जाए या 65 चला जाए, 70 चला जाए, पर ये करेंगे पूरा 12 महीने का ना, इसको निपटाएंगे हम लोग। ऑलराइट। लैंग्वेज का इशू कुछ लोगों को शायद हो सकता है कि इंग्लिश हो हिंदी हो, मैं मिक्स सा लेकर चलूँगा। मैं कंप्लीटली इंग्लिश भी नहीं कर सकता, कंप्लीटली हिंदी भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों ही जगह तकलीफ होगी, हर टाइप के एस्पिरेंट्स होते हैं। इंग्लिश में तो ऑलरेडी रिटर्न ही होता है वो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसको आम जो भाषा होती है हिंदी में उसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेटर है। बट स्टिल कहीं आपको इशू लगे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको लगे कि यार ये तो मैं हिंदी में भी नहीं समझ सकता, इंग्लिश का रिटर्न वो भी समझ नहीं आ रहा, और मैंने अगर उसको दूसरी लैंग्वेज में बोला है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी आपकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी। हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी भाषा में मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। बाकी चीज़ें साथ साथ बताते रहेंगे आपको। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं फिर। मंथली करंट अफेयर्स जनवरी 2020। पहले हमारे पास GS1 के आर्ट फॉर्म्स वाला जो टॉपिक है उसके कुछ 6 टॉपिक्स हैं हमारे पास। IHC, गुरु गोबिंद सिंह, इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल, क्लासिकल लैंग्वेज, भारतीय स्क्रिप्ट, नागरदन एक्सकवेशंस वगैरह। सेकंड टॉपिक को पहले करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी को आपको पता है रिसेंटली बहुत ही अच्छा एक फेस्टिवल था, तो गुरुदेव से स्टार्ट करते हैं, फिर ऊपर इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, और आगे फिर फर्दर मूव ऑन करते चलेंगे। देखो इसमें टोटल जो टॉपिक्स हैं ना, GS4 तक, फैक्ट फॉर प्रीलिम्स तो मैंने अपलोड कर दिए थे, जो पेंडिंग थे वो भी कर देंगे। GS4 तक टोटल कुछ 160+ टॉपिक्स हैं। 5 दिन के हिसाब से अगर उनको डिवाइड करते हैं तो तकरीबन बनेगा 30+ टॉपिक्स एक दिन के अंदर कवर करने। आज पहली वाली में थोड़े कम करेंगे, बाकी दिनों में सारा पेंडिंग कवर कर देंगे। जब बात करते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में, तो एज सच पहले प्रीलिम्स में या फिर मेंस में ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है इनके ऊपर अभी तक। इंटरव्यू में कहीं ना कहीं कुछ देखने को मिला, लेकिन ऑप्शंस एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प कर देते हैं ये टॉपिक्स, ठीक है।
आपको पता होना चाहिए इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है जो जनवरी 2 को थी 2020 के अंदर। अभी हम दिसंबर में ये वीडियो देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही नेक्स्ट जो है वो आने वाली है। 10th सिख गुरु थे। अब आपको 10 जो सिख के गुरुज हैं ना, उनके नाम फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक बार हल्का सा रिकॉल कर देता हूँ जिन्होंने याद कर लिए। पहले थे गुरु नानक देव 1469 से, फिर गुरु अंगद देव, उसके बाद गुरु अमरदास साहिब, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद साहिब, हर राय साहिब, हर कृष्ण साहिब, तेग बहादुर जी, और उनके बेटे आते हैं 10th कौन थे, गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और ये लास्ट सिख गुरु थे, ठीक है। जन्म इनका पटना में हुआ था, बिहार में। अब ये सोचने की बात है कि एक सिख गुरु और इनका जन्म पटना में होना, ठीक है, तो बहुत गहराई में मत सोचना, लेकिन इसके बारे में पता ज़रूर करना। और मैं कहूँगा कि शुरुआत ही कर देते कि आप यहाँ से मुझे कमेंट में ज़रूर बता दो। इसी तरीके से आप थोड़ा कमेंट भी करोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ ठीक है, लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जन्मदिन कभी दिसंबर में आता है, कभी जनवरी में आता है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंगली। ये 9 साल की उम्र में ही इनको इनके पिताजी ने सिखों का गुरु बना दिया था। इनके पिताजी कौन थे, गुरु तेग बहादुर जी, वो 9th थे। 10 के नाम फिंगर टिप्स पे याद कर लेना, ठीक है। बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे इन्होंने सिख रिलीजन के अंदर, ठीक है। और जो खालसा पंथ के 5 प्रिंसिपल्स है ना, 5 प्रिंसिपल्स कौन से, केश, कड़ा, कंगा, कच्छ और किरपाण, ये पांचों भी इन्होंने, ये उसके फाउंडर थे। अब केश मतलब अनकट हेयर, कड़ा मतलब स्टील ब्रेसलेट, कंगा मतलब वुडन कॉम, कच्छ मतलब कॉटन अंडरवेयर, और कृपाण मतलब स्टील की स्वॉर्ड। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। और क्या पता आप कोई आर्ट एंड कल्चर का कोई क्वेश्चन है जब वहाँ पे मेंस में लिख भी दो, और क्या पता प्रीलिम्स में कोई टॉपिक आ जाए उसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर दो आप। इन्होंने एस्टेब्लिश किया था जो हाईएस्ट ऑर्डर है सिख कम्युनिटी का। फॉलोअर जो है सिख फेथ के, ठीक है, वो रिलीजियसली फॉलो करते हैं इनकी मॉरल्स को, कोड्स ऑफ डिसिप्लिन को। और मुगल्स के खिलाफ भी लड़े थे, बैटल ऑफ मुक्तसर 1705 में। अब ये थोड़ा मिडिवियल पीरियड का हो गया कंटेंट, तो समझने की कोशिश करो कि यार मिडिवियल पीरियड का जो टॉपिक होगा वो इतना नहीं पूछ रहा था एग्जाम में, तो उस पर इतना समय नहीं बिताना है। असासिनेशन हुआ था इनका 1708 में। असासिनेशन का मतलब डायरेक्ट नेचुरल डेथ नहीं होता है। असासिनेशन का मतलब कि गद्दी अपनाने के लिए कत्ल कर देना। असासिनेट वर्ड यूज इसलिए किया जाता है कि उसके स्थान को अपनाना, इसलिए उसको मार देना। इन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो बुक है ना, उसको जो रिलीजियस टेक्स्ट है खालसा का, सिखों का, उसको नेक्स्ट गुरु मतलब 11th गुरु एस्टेब्लिश कर दिया था, और वो फिर परमानेंट लॉन्ग टाइम तक गुरु बन गया। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जो पुस्तक है, जो हमारी जो स्क्रिप्चर है, उसको उन्होंने 11th गुरु एस्टेब्लिश कर दिया था। अब इस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को, देखो कीवर्ड पकड़ते हैं ज़रा इसके अंदर, ठीक है। कोशिश करते हैं कीवर्ड हमारे क्या क्या हों। एक तो यही होगा अपना गुरु गोबिंद सिंह जी हो जाएगा, और नानक शाही कैलेंडर ढूंढ सकते हैं हम लोग, तेग बहादुर देख लेते हैं एक बार, खालसा देखते हैं, सिख वर्ड भी देख लेंगे, मुक्तसर देखते हैं, ठीक है। इन वर्ड्स को मैं आप लोगों के सामने एक बार प्रीलिम्स के पेपर में और मेंस के में सर्च करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आपके सामने ही है, सेल फोन आपके सामने ही सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो गोबिंद सिंह लिखे, गोविंद वल्लभ पंत करके, बस एक ही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ऊपर स्क्रीन में यहाँ देखते रहना, 1 of 1 रिजल्ट जो आ रहे हैं एक ही आया, गोविंद से एक ही आया। तेग बहादुर का सर्च करें ज़रा, यानी कि इनसे आसपास अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तेग बहादुर पे कोई नहीं है, ऑलराइट। मुक्तसर था ना, बैटल ऑफ मुक्तसर के ऊपर भी कोई नहीं है। खालसा भी एक वर्ड था हमारा, नहीं, खालसा पे भी कुछ नहीं है। तो एक बार मेंस के क्वेश्चंस में और देख लेते हैं। मेंस वाले ये रहे 1999 से लेकर। पहले तो गोविंद लिखते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको आइडिया रहे कि कैसे सर्च करने होते हैं। सारे टॉपिक नहीं दिखाऊंगा, कुछ के मुझे याद होंगे, कुछ के मैं ऑलरेडी बैकग्राउंड में करके रखूँगा आप लोगों को, तो आप लोग देखते रहना। तेग बहादुर पर भी कोई क्वेश्चन नहीं बना है, खालसा पर भी कोई क्वेश्चन नहीं बना है, और क्या था, बस यही थे, ठीक है। तो सिख लिखो एक बार ज़रा, नहीं देखो, तो प्रीलिम्स में भी ये टॉपिक में कुछ खास क्वेश्चन बना नहीं है, मेंस में भी नहीं बना है, लेकिन इतना ही पता होना, जितना इसमें लिखा है ना, तो मतलब समझ जाना कि इससे ज़्यादा बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अब ऊपर वाले पे चलते हैं, हम लोगों ने जो छोड़ दिया था, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, IHC, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करो। अच्छा, इस टॉपिक के मैं आप लोगों को
जो कीवर्ड की इंडेक्सिंग है ना, ये भी दिखाऊंगा। एक टॉपिक ये कवर हो गया, ठीक है, और एक टॉपिक हमारा ये हो जाएगा। इन दोनों के मैं आपको जो बिल्कुल ही शॉर्ट कीवर्ड से एक्टिव रिकॉल मेथड से कैसे याद करना है इनको, ताकि आपकी शॉर्ट नोट्स भी बन जाएं और बार बार मैगजीन खोलने की ज़रूरत ना पड़े, वो दिखाऊंगा आपको मैं दोनों टॉपिक के। अभी इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जो है, इसका एक 80th सेशन हुआ था। कहाँ पर? कन्नूर में हुआ था, केरला के अंदर। अब लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। जिन लोगों को ये सारे नोट्स चाहिए, वो कि नोट्स कैसे बनाने होते हैं, लोकेशन वगैरह के, वो मैंने जो फैक्ट फॉर प्रीलिम्स की सीरीज़ है ना, उसकी हर वीडियो में मैंने बता रखा है। आप जैसे ही ओपन करोगे आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, इस जो सेशन होता है ना, इसमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होते हैं ना, इनको बुलाते हैं, और जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो एक कॉम्पोजिट कल्चर को प्रमोट करें, जो कि इंडिया की जो टेरिटोरियल यूनिटी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस है क्या? 1935 में शुरुआत हुई। देखो बेसिकली एक बॉडी टाइप की है, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल हिस्टोरियंस होते हैं, ठीक है, उनका एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप है, ये लोग हिस्ट्री वगैरह लिखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ 35,000 के आसपास मेंबर्स है, 35,000 मेंबर्स, एंड मोर देन 2,000 डेलीगेट्स हु पार्टिसिपेट इन द सेशन एवरी ईयर। हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। सेशंस बहुत रेगुलरली हो रहे हैं, जब से इसका इंसेप्शन हुआ है, शुरुआत से ही हो रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रमोट करता है सेक्युलर और साइंटिफिक राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। किस तरीके से एक सेक्युलर राइटिंग हो, ताकि उसमें सभी कोई जो धर्मनिरपेक्ष होता है ना लेख, यानी कि किसी एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना हो। ऐसा ना हो कि यार हिस्ट्री के अंदर हम लोग जो एंशियंट जो वैदिक कल्चर था उसको बहुत हाई दिखा दे, या फिर मुगल कल्चर को बहुत हाई दिखा दे। एक सेक्युलर रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। ओरिजिन की बात करते हैं, BISM, भारत इतिहास संशोधक मंडल, ठीक है। वर्ड्स के मीनिंग आपको शायद सबको पता ना हो। संशोधक क्या हो गया? मॉडिफायर। मंडल आप एक ग्रुप को भी कह सकते हो, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग की थी विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े ने 1910 में, 1910 में पुणे के अंदर। और इनको सपोर्ट किसका था? KC महेंद्रे को, ठीक है। तो BISM ने ऑर्गेनाइज किया था ऑल इंडिया कांग्रेस 1935 में, अपने सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। उसके आउटकम में जब इन्होंने सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की थी, तब निकल के आया था हमारे पास IHC, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, ठीक है। उस समय 50 डेलीगेट्स थे, और अब इनके पास 2,000 डेलीगेट्स और 35,000 मेंबर्स के आसपास। साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट एसोसिएशन है ये प्रोफेशनल हिस्टोरियंस का। 2 टॉपिक हो गए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक बार कि इसका कीवर्ड्स कैसे लिखो, ताकि टाइम आपका कम से कम लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल हो पाएँ। आप लोगों को क्या करना होगा, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए ऐसे एक एक्सेल शीट लीजिए, ठीक है। उसमें सारे के सारे ब्लैंक्स कॉलम्स होने चाहिए आपके पास, एक पूरी फुल शीट हो। आप लैंडस्केप में रखें, पोर्ट्रेट में रखें, आपकी अपनी चॉइस है। बाद में उसको स्पायरल करना चाहें, स्टेपल करना चाहें, जो भी करना आपकी चॉइस है। कुछ लोग ये वाली शीट भी बना नहीं पाएंगे, बोलेंगे फ़ोन है हमारे पास, लैपटॉप नहीं है। फ़ोन में बन जाती है, पर ठीक है, मैं इस चीज़ को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग ले लेना। इसका डबल साइडेड प्रिंट करवाना और उसकी फिर 10-5 फोटोकॉपी कर लेना, बस दैट्स इट। अब देखो करना क्या है, ये हमारी ब्लैंक शीट है। इस ब्लैंक शीट से वापस हम जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहले गुरु गोविंद सिंह जी वाला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन से जो वर्ड्स हैं जो हमको एक्चुअल में याद रखने हैं। एक तो उनका नाम याद रखना है, वो 10th थे। पटना इज़ इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा। नानकशाही भी याद रख सकते हो, उनके पिताजी का नाम बहुत ज़रूरी होगा। 5 केस ज़रूरी है, ठीक है। बैटल ऑफ मुक्तसर ज़रूरी है, और गुरु ग्रंथ साहिब ज़रूरी है। इतने में आप पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको कवर कर सकते हो। तो अब हम इसको नोट्स में कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसी में नीचे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है एक टॉपिक आपको बताने के लिए। गुरु GS मतलब गोविंद सिंह जी, ठीक है। 10th थे। अब 10th को मैंने येलो क्यों किया बताता हूँ। पटना से थे गुरु TB। देखो मैं किसी का भी ऐसा नहीं कि मैं सम्मान नहीं करता हूँ, मेरी कोई मंशा नहीं है उनके सम्मान के खिलाफ। ये TB सिर्फ इसलिए रखा है कि ताकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए। अगर कोई सिख पंथ से हो और उनको लगे कि मेरी कोई ऐसी मंशा है, बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका। सिर्फ यहाँ थोड़ा शॉर्ट में रखने के लिए उसको T और B लिखना पड़ा है, गुरु तेग बहादुर जी को, ठीक है। तो कृपया इसे गलत ना समझें। टर्बन एक वर्ड इंपॉर्टेंट था, 5K एक वर्ड इंपॉर्टेंट था, मुक्तसर था, और ग्रंथ था। मैंने बस इतने वर्ड्स को लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, गुरु GS का मतलब, अच्छा गुरु गोविंद सिंह जी थे। 10th का मतलब क्या बात की जा रही थी, ये मैं रिकॉल कर रहा हूँ। मैंने उस समय जो पढ़ रहा था तब मैंने इनके नोट्स बना ली। अब मैं इनको रिकॉल कर रहा हूँ उसी दिन, अगले दिन तक तो सब फेल हो जाएगा। कि GS मतलब था गुरु गोविंद सिंह जी थे। अच्छा उनकी तो कोई बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है फाइन। 10th मतलब अच्छा ये 10th थे, और इनसे पहले जो इनके पिताजी थे वो 9th थे। पटना, इनका जन्म पटना में हुआ था। गुरु TB मतलब गुरु तेग बहादुर, अच्छा वो 9th थे, वो इनके पिताजी थे। टर्बन मतलब इन्होंने
जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने टर्बन की स्टार्टिंग की थी 5 के, यानी कि 5 खालसा के जो प्रिंसिपल्स थे। फिर मैं पांचों प्रिंसिपल्स को रिकॉल करने की कोशिश करूँगा। क्या क्या थे? केश, कड़ा, कंगा, कच्छ और कृपाण। मुक्तसर, अच्छा मुक्तसर में एक बैटल हुई थी इनकी मुगल के साथ, और गुरु ग्रंथ साहिब के बाद इन्होंने उनको 11th गुरु बना दिया था। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8-9 वर्ड्स के अंदर मैं पूरा का पूरा टॉपिक के नोट्स बना लूँगा। पर ये काम जब आएगा जब मैंने उसको रिकॉल करने की कोशिश की है। उसी तरीके से मैंने जो IHC वाला, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस वाला था, उसके बनाए। ये 1935 में बनी थी। इसके अंदर हिस्टोरियंस होते हैं। कन्नूर केरला के अंदर इसका 80th सेशन हुआ था। 35,000 इसके मेंबर्स हैं। साइंटिफिक जो इसकी अप्रोच होती है बहुत ही BISM, जो भारत इतिहास संशोधक मंडल है, इसकी सिल्वर जुबली थी। उस टाइम पर इन्होंने IHC बनाया था। विश्वनाथ जी थे। अब विश्वनाथ जी का पूरा नाम याद रखने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं बस विश्वनाथ याद रखूँगा। कोई ऑप्शन कभी आया तो एलिमिनेट करने में मेरी हेल्प हो जाएगी। विश्वनाथ जी थे, KC जी की हेल्प से बनाया था। बस फिनिश। मेरे 2 टॉपिक के नोट्स कितने से बन गए। ये होता है शॉर्ट नोट्स बनाना, इसे कहते हैं टाइम सेव करना। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी चीज़ों के ऐसे ही करने हैं, आगे आप लोग खुद करिएगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल्स को लेकर के। देखो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा तो नहीं, इसमें बस नाम याद करना है कि स्टेट से बिलोंग करता है और रीज़न क्या है। रीज़न तो सबका हार्वेस्ट ही है ना, पर ये वो चीज़ है जिसको आपको रटना पड़ेगा। इसमें पढ़ाने का कुछ नहीं होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, इसमें फेस्टिवल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए ज़रूर हैं, ठीक है। और मेंस में भी आया हुआ एक फेस्टिवल को लेकर 2011 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। किसी स्टेट के, आई थिंक नागालैंड वगैरह के स्टेट के फेस्टिवल्स को कंपैरिजन करने की बात की गई थी। और प्री के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है 3 से 4 बार, ठीक है। अब क्या ये हाई वैल्यू टारगेट चीज़ है? हाँ बिल्कुल। फेस्टिवल्स की लिस्ट होना आपके पास एक बहुत ही हाई वैल्यूएबल चीज़ होगी। यहाँ पे नंबर बनने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, क्योंकि 3-4 बार आ चुका है प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। अलग अलग स्टेट के कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, अलग अलग ट्राइब के नाम दे देते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट रटने वाली चीज़ है। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर के। क्लासिकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए क्या आती है, ठीक है। 6 है हमारे पास, ठीक है। 22 लैंग्वेजेस हमारी जो ऑफिशियल हैं उसके अंदर हैं। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, उस समय जनवरी की बात है, मराठी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड करने की बात की गई थी, ठीक है। जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन है उन्होंने कही थी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, इनको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। इंडिया का मैप जो है ना, इंडिया का मैप हमारा कुछ ऐसा रफ सा बना रहा हूँ, ऐसा सा है। नीचे वाले जो स्टेट्स हैं ना, उन स्टेट, हर एक स्टेट की लैंग्वेज है, ठीक है। कैसे? उड़ीसा, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल। अब संस्कृत एक अलग से याद रख लो। संस्कृत तो आपको पता होगा कि वैसी ओल्ड लैंग्वेज के अंदर आती है। हालांकि सबसे पुरानी जो है वो तमिल लैंग्वेज है, ठीक है। और सबसे पहले तमिल लैंग्वेज को हम लोगों ने डिक्लेयर किया था 2004 में, फिर 5 में संस्कृत, 8 में कन्नड़, 8 में तेलुगु, 13 में मलयालम, 14 में उड़िया। और भी लैंग्वेजेस की बात चल रही होती है। तो याद करने का तरीका है कि नीचे वाले जो स्टेट्स हैं उन सबकी लैंग्वेज प्लस में संस्कृत। क्लासीफाई कैसे होती हैं? कोई भी लैंग्वेज हो जो तकरीबन 1500 से 2000 साल पुरानी हो, उसको एंटिक्विटी यानी कि कितनी पुरानी है, कितनी प्रमुख है उसके अंदर वो। और जो लिटरेरी ट्रेडिशन है वो ओरिजिनल होना चाहिए, किसी दूसरी स्पीच या कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करना चाहिए, फिर वहाँ से लिया हुआ नहीं होना चाहिए, बोरो नहीं किया होना चाहिए। ऑलराइट, ये कुछ बेसिक से फीचर्स होते हैं। प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन कई बार आ चुका है, क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर ही आ चुका है, डायरेक्ट आ चुका है क्वेश्चन कि कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, ऐसे करके 1-2 बार नहीं, कई बार आया हुआ है। तो ये 6-7 आपको नाम याद होने चाहिए, रिपीट हो सकता है, ऑप्शंस के तौर पे भी आया हुआ है तो रिपीट हो सकता है। प्रमोट करने के लिए 2 मेजर एंड, अच्छा अभी मार्च के आसपास एक बिल भी पास हुआ था, तो एग्जैक्टली क्या था वो बिल मैं शायद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ था कि राज्यसभा के अंदर था और उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को स्टेटस देने की बात की गई थी, ठीक है ना, 3 डीम्ड संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के। तो उसके आगे आएगा न्यूज़ में, वो हम लोग वो भी पढ़ेंगे। 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं स्कॉलर्स के लिए, एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, ठीक है, वो सेटअप किया गया है। ये सब चीज़ें इनको प्रमोट करने के लिए करते हैं। मेंस में आने के इसके चांसेस इतने नहीं बनते हैं, बट प्रीलिम्स के तौर पर और इंटरव्यू में पूछा जाता है ये। हाँ, ये कई बार लोगों से पूछा गया, आप लोग जिनकी जो सिलेक्टेड लोग हैं उनके इंटरव्यू स्क्रिप्ट पढ़ोगे, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। मैंने आपको बता दिया मेंस में नहीं आया है, प्रीलिम्स में आया हुआ है इसका क्वेश्चन। भारतीय स्क्रिप्ट को लेकर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं है स्क्रिप्ट को लेकर के, ठीक है, किसी भी स्क्रिप्ट को लेकर के। न्यूज़ में क्या है, स्क्रिप्ट आप समझते हैं ना, लिपि, हिंदी में लिखते हो देवनागरी लिपि, पंजाबी में लिखते हो गुरुमुखी लिपि,
और इंग्लिश में होते हैं रोमन लिपि। तो एक भारतीय स्क्रिप्ट बनाई है IITians ने, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने 9 इंडियन लैंग्वेजेस को यूज़ किया है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, ये जो ऊपर हमारी लैंग्वेजेस है ना, 6 जो लैंग्वेजेस है, ये सारी की सारी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस का पार्ट भी हैं, ठीक है। जो 22 लैंग्वेजेस है ना हमारी, ये 6 की 6 उसमें भी आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन आपसे बनेगा नेक्स्ट में भारतीय स्क्रिप्ट के अंदर, ये जो IIT मद्रास वाले जो हैं, इन्होंने 9 इंडियन लैंग्वेजेस की एक कॉमन भारतीय स्क्रिप्ट बनाई है, ठीक है। 9 इंडियन लैंग्वेजेस के नाम क्या क्या हैं नीचे दे रखे हैं इन्होंने, देवनागरी, बंगाली, गुरमुखी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल। मेरा सवाल आपसे ये होगा, इनमें से 9 में से कौन सी ऐसी है जो कि हमारी 22 लैंग्वेजेस में नहीं है? ये आपसे मेरा सवाल होगा, इसका कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दें। फॉर्मेट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ज़रूर याद कर सकते हो कि यूनिफाइड स्क्रिप्ट अब इन्होंने भारतीय बना दी, उसमें ये सारी 9 लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट एक्सेप्ट होती हैं। तो यूनिफाइड की हमको ज़रूरत क्यों होती है? कम्युनिकेशन के बैरियर्स कम कर देती है वो, ठीक है, ये फ़ायदा होता है। प्रीलिम्स में या मेंस में स्क्रिप्ट को लेकर के ऐसा कोई क्वेश्चन मिला नहीं है, इसमें से मैंने कोई ऐसा कीवर्ड मिला नहीं। भैया अपने कीवर्ड की इंडेक्सिंग अब आप करते रहना, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया है ऊपर। नागरदन एक्सकवेशंस फाइंडिंग्स ऑन वाकाटक डायनेस्टी, बड़ा अजीब सा नाम है तो मैं इसको वाकटक ही बोल देता हूँ। अच्छा ना, वाकटक डायनेस्टी को लेकर के क्वेश्चन बना है अभी तक, और एक्सकवेशन को लेकर के प्रीलिम्स के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ना तो पड़ेगा। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस का हुआ है नागपुर के पास में, तो वाकटक डायनेस्टी के टाइम्स की कुछ चीज़ें मिली हैंगी। क्या क्या मिली हैं वो यहाँ पर हैं, आपको फाइंडिंग्स क्या क्या हैं। ओवल शेप का एक सीलिंग है और एक कौंच, एक शंख भी है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये उस समय का है जब प्रभावती गुप्ता जो थी वो वाकटक डायनेस्टी की क्वीन हुआ करती थी। अब डायनेस्टी को लेकर के क्वेश्चन बहुत बने हैं, ठीक है। 2013 में बना था एक क्वेश्चन, 2015 में बना था, 2016 में भी बन के आया था एक क्वेश्चन। लेकिन ये जो क्वेश्चन थे वो थे बाबर जो आया था उस समय, उससे पहले लोधी डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी, इन पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो कौंच है, जो शंख है, तो उस पर एक साइन है वैष्णव एफिलिएशन का। वैष्णव आप लोग समझते होंगे जो विष्णु जी को फॉलो करते हैं, शैविज्म वाले जो शिव जी को फॉलो करते हैं। वैष्णविज्म के ऊपर तो बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मैं आपको रिसेंट बता देता हूँ, 2018 के अंदर आई थिंक 51st क्वेश्चन जो आया था वो सतनावकवासी कुछ सेक्ट के बारे में, पता नहीं, मेरे को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ नाम, पर था 2018 में क्वेश्चन आया है, 2010 में आया है, 2014 में आया है, 2009 में आया है, कहीं पर ऑप्शन के तौर पे, कहीं पर मेन क्वेश्चन में। तो वैष्णविज्म के ऊपर बहुत सवाल आए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हमको ये पढ़ना है कि क्वीन प्रभावती गुप्ता कौन थी, बहुत हल्का सा पढ़ना है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो वाकटक के जो रूलर्स थे ना, वो फोर्ज करते थे मैट्रिमोनियल अलायंस, यानी कि गैर कानूनी तरीके से शादियाँ रचाते थे, ठीक है। फिर उन दूसरी डायनेस्टीज़ के साथ में वो कनेक्शन बना लेते रहे। तो उसी तरीके से प्रभावती गुप्ता भी आई थी, वो गुप्ता डायनेस्टी की थी, और इनकी डायनेस्टी में आके फिर वो क्वीन बन गई थी। तो इन्होंने वाकटक के जो रुद्रसेन II थे उनसे शादी की थी, ठीक है। फिर ये चीफ क्वीन बन गई थी। इन्होंने तकरीबन 10 साल तक रूल किया था। फिर इनका बेटा था जो प्रावरसेन II था, उन्होंने सक्सीड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका। जो विदर्भ रीजन है महाराष्ट्र का, वहाँ पर वैष्णव की प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने का। अभी विदर्भ रीजन क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, मैप होना चाहिए, आपको लोकेट करना आना चाहिए महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन कहाँ है, यहाँ की जोग्राफिकल फीचर्स क्या कुछ हैं, ये सब पता होना चाहिए। वाकटक डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये सेंट्रल और साउथ इंडिया के जो पार्ट्स थे, ठीक है ना, 3rd और 5th सेंचुरी के टाइम में वहाँ पर रूल करते थे। इनका जो रूल था वो एक्सटेंड हुआ था सदर्न एज ऑफ मालवा। मालवा कहाँ पड़ेगा? इंदौर वाला जो रीजन है मध्य प्रदेश के पास, और गुजरात जो कि नॉर्थ में था तुंगभद्रा के। तुंगभद्रा रिवर की आपको ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तुंगभद्रा का ओरिजिन पता होना चाहिए। कुछ रिवर्स की ट्रिब्यूटरी ओरिजिन तो मैंने आपको जो हैंडी बुकलेट दी है ना, उसमें निमोनिक्स के साथ भी बताया हुआ है, और भी उसमें भेजता रहूँगा ईमेल के थ्रू। उसके लिए आपको वो PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। और अरेबियन सी के अंदर है, वेस्ट में जो एजेस हैं वो छत्तीसगढ़ के ईस्ट में छत्तीसगढ़ की तरफ हैं, और वेस्ट में जो अरेबियन सी की तरफ हैं। तो ये वो रीजन था वाकटक डायनेस्टी का। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसर थे वो थे सतवाहनास डेक्कन में, और जो कंटेम्परेनियस थे वो थे गुप्ताज नॉर्थ में। कंटेम्परेनियस मतलब साथ में एग्जिस्ट करने वाले, यानी कि नॉर्थ में कौन है? ये गुप्ताज है, साउथ, और ये डेक्कन में कौन है? सतवाहनास। अब ये शैवाइट रूलर्स थे, ठीक है। ऊपर मैंने बताया ना वैष्णविज्म वाले मतलब जो विष्णु जी को फॉलो करते हैं, और शैवाइट मतलब जो शिव जी को फॉलो करते थे।
नागार्जुन जो थे, नागार्जुन जो थी वो कैपिटल थी वाक्टा किंगडम का। एलिफेंट को ये लोग वर्शिप करते थे। एनिमल रियरिंग, अब इन पे सवाल बनते हैं, ठीक है, कौन से गॉड का कौन से एनिमल थे, कौन से मेटल यूज़ करते थे, क्योंकि ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। रॉक, एक बुद्धिस्ट की जो बुद्धिस्ट विहार और जो चैत्याज हैं, अजंता केव्स, अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में भी बता रहा है, ठीक है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको पता होनी चाहिए, मैंने पिछली सारी वीडियोज़ में खूब रिपीट किया है, ठीक है। कितनी है इंडिया में, कोई नई तो ऐड नहीं हुई है, कौन से सिटी हैं, जयपुर, अहमदाबाद वगैरह, मैंने सब कुछ बताया भी हुआ है। बट ये तो आपको आप फिंगर टिप्स पहुँचाना चाहिए, मैं आगे भी बताता रहूँगा, रिपीट भी करता रहूँगा। अभी मैं थोड़ा सा रिदम आने दो, मैं सब कुछ बताता रहूँगा दोबारा से। अगले टॉपिक की बात करते हैं। भीमा कोरेगांव एनिवर्सरी है, एक 202nd एनिवर्सरी है। भीमा कोरेगांव का एक बैटल हुआ था 1818 में, ठीक है। तो ये एनिवर्सरी जो 1 जनवरी 2020 को मनाई गई थी, अभी जो 1 जनवरी आने वाले 2021 का था 203rd एनिवर्सरी मनाई जाएगी। ये फिर से न्यूज़ में आएगा, हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसको। तो बैटल के बारे में क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। जो पुणे का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 2 गुटों के अंदर लड़ाई हुई थी। एक साइड थे ब्रिटिश प्लस दलित और एक साइड थे जो पेशवाज थे। तो ब्रिटिशर्स ने दलित वालों को अपना सोल्जर बना रखा था, इसलिए उनके साथ लड़ाई की थी। और जो पेशवाज थे वो एक तरीके से थोड़े ऑप्रेसिव हो गए थे, क्यों, और परसिक्यूशन करते थे दलित का। ये जो पूरी की पूरी कहानी है ये दलित को लेकर के है, इसलिए इसमें भीमराव अंबेडकर जी का भी नाम एक बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आर्मी के पास जो थे वो सोल्जर्स थे और पेशवा के पास थे अपर कास्ट के ब्राह्मण्स, जो डोमिनेट भी करते थे। बैटल के अंदर ऑब्वियस सी बात है पेशवा जो थे वो हार गए थे, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनकी जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसके कारण इंडियन सोसाइटी में अनरेस्ट तो क्रिएट हो ही गया था। अब ये बात है 1818 की, ठीक है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते थे एक्चुअली 1857 के आसपास से पढ़ते हैं ना, पर ये 1818 की बात है। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स कैसे सप्रेस कर रहे थे इंडियंस को, ये ज़रूर काउंट किया जाता है। दलित सिंबल क्यों बन गया था, क्योंकि दलितों की जीत हो गई थी इसके अंदर, ठीक है। और उस समय में एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा सा असाइड करने में बहुत हेल्प मिल रही थी। ब्राह्मण हो गए, जो क्षत्रिय हो गए, शूद्र हो गए और वैश्य हो गए, ये पहले बहुत चलता था। और उस टाइम पर इस तरीके से दलितों की जीत हो जाना, ये लोग जो मोस्टली थे ये महर दलित से बिलोंग करते थे। महर दलित के ऊपर आज भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है कि एक्चुअल में इनका ओरिजिन प्लेस क्या था, लेकिन महाराष्ट्र ही हम कंसिडर करके चलते हैं। 1 जनवरी 1927 को भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो उनके एक मेमोरियल के ऊपर भी गए थे। ओबेलिस्क, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन वास्तव में नहीं आता है, ओबेलिस्क ही बोल रहा हूँ उसको। ओबेलिस्क क्या होता है ना, एक्चुअल में एक मॉन्यूमेंट सा बना देते हो आप, एक लंबा सा, उसके ऊपर टॉप पे ट्राइंगल बना देते हो। जैसे अपने अभी ये नेशनल वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है ना, ऐसा सही। तो आप मेमोरियल बना देते हो ताकि उनकी मेमोरी के अंदर उनके नेम वगैरह लिख करके। तो अंबेडकर जी भी वहाँ पर गए थे, और अंबेडकर जी का तो आपको बात पता ही है कि वो तो बहुत ज़्यादा दलित जो कॉन्सेप्ट है उससे कनेक्टेड है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल बन गया था। अभी आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सावित्री बाई फुले। अच्छा, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ना प्रीलिम्स में आया हुआ है और ना ही मेंस में आया, लेकिन दलित को लेकर के 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बल्कि मैं कहूँगा 2015 में 2 क्वेश्चन आए थे दलित को लेकर के, दोनों मेंस में आए थे। एक आया था GS 1 के अंदर और एक आया था उसी में GS 4 के अंदर। GS 4 में देखिए दलित को लेकर के क्वेश्चन आएंगे, तो इस बैटल को अगर आप थोड़ा पढ़ लेते हो और डेप्थ में यहाँ जितना गिवन है उससे ज़्यादा, तो आपको पता चलेगा, एथिक्स में हेल्प मिल जाएगी। सावित्री बाई फुले नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। 2014 में जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे था उसको रीनेम कर दिया गया था सावित्री बाई फुले जी के नाम पर। इनके हस्बैंड थे ज्योतिराव फुले। इनके ऊपर तो मेंस या प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन ज्योतिराव फुले के ऊपर क्वेश्चन जरूर आया। 2004 के अंदर एक क्वेश्चन आया था मेंस का, ठीक है। 2004 में इनके हस्बैंड के ऊपर, ज्योतिराव फुले के ऊपर। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन लोग थे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 3 जनवरी को। इनका जो महाराष्ट्र का जो नया गांव है, ठीक है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1831 में। आप देखो ये वाला टॉपिक ये महाराष्ट्र का है, इससे ऊपर वाला जो टॉपिक था हमारा वो भी महाराष्ट्र का था, वहाँ पर पेशवा वगैरह जो उधर के थे, ठीक है। उससे पहले जो हम लोगों ने एक्सकवेशन किया वो कहाँ का था, नागपुर का था। कीवर्ड्स के अंदर कनेक्ट करके रखो, इधर उधर मत होने देना, याद रहेगा अपने आप ही। तो अपने ज़माने की पहली जनरेशन थी मॉडर्न फेमिनिस्ट की थी, वहाँ से थी ये। और बहुत सा इन्होंने इक्वल एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया था। पहली फीमेल टीचर बनी थी इंडिया की ये 1848 के अंदर। इन्होंने गर्ल्स के लिए एक स्कूल खोला था, ठीक है ना, अपने हस्बैंड के साथ, जो कि सोशल रिफॉर्मर थे ज्योतिराव फुले। इन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी के ऊपर, देखो 2 टॉपिक आ गए कास्ट बेस्ड के, तो याद होने चाहिए, उसके ऊपर इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बहुत काम किया था,
ठीक है। बहुत हद तक इन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है सोसाइटी के उनको बहुत अपोज किया था। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो रूढ़िवादी सोच विचार रखते हैं, जो पिछड़े विचार रखने वाले लोग होते हैं। उन्होंने फिर एक शेल्टर भी बनाया था, एक रहने की जगह बनाई थी विडोज़ के लिए, विधवाओं के लिए 1854 में, और बाद में उसके 10 साल बाद 1864 के टाइम पर उन्होंने उसमें डेस्टिट्यूट वुमेन को भी अकोमोडेट करते थे। अब डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि जो वंचित रह जाते हैं ना, जिसको विदाउट मनी फूड और होम, उनको बोलते हैं डेस्टिट्यूट। ऑलराइट। और ऐसी कुछ चाइल्ड ब्राइड होती है जिनको फैमिली से निकाल दिया जाता था, उन लोगों को भी उस घर में रखते थे ये लोग। बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका सत्यशोधक समाज इस्टेब्लिश करने में। सत्यशोधक, सत्य मतलब ट्रुथ, शोधक मीन्स सीकर्स, उनके लिए एक समाज क्रिएट करने में जो इनके हस्बैंड के द्वारा बनाया गया था। उसका एम क्या था कि राइट्स फॉर द मार्जिनलाइज्ड लोअर कास्ट, यानी कि इन्होंने लोअर कास्ट को लेकर के बहुत काम किया था। अम्बेडकर जी ने किया था, सावित्रीबाई फुले ने किया था, ज्योतिराव फुले ने किया था। कनेक्ट करो पिछले टॉपिक को अगले टॉपिक से, मज़ा आएगा। इन्होंने क्लिनिक खोला था 1897 में, जो बिबोनिक प्लेग आया था उस टाइम के अंदर, जो महाराष्ट्र के टाइम में आया था, तो उसको उन लोगों को ट्रीट करने के लिए। बिबोनिक प्लेग के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी जनवरी का मंथ पढ़ रहे हैं हम, जब हम लोग ये प्लेग वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, कोरोना वाला, तब मैं आपको बताऊंगा बिबोनिक प्लेग के बारे में भी। इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी खोला था। हिंदी वर्ड को समझने की कोशिश। बाल हत्या, बच्चों की हत्या, बच्चों का मर्डर करना, प्रतिबंधक यानी कि बैन, प्रोहिबिशन, गृह मतलब घर, शेल्टर, और उनके ऑनर में यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे को रिनेम कर दिया गया था 2014 में। मैंने आपको बता दिया प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आया, 2004 में ज्योतिराव फूले के ऊपर जरूर क्वेश्चन आया। लॉर्ड कर्जन, ये आपको आदमी पता ही होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए बहुत जाना जाता है 1905 में। इस आदमी के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आए हुए हैं। 2 आए थे क्वेश्चन इसके 2014 के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था 2010 में, और 2 क्वेश्चन इसके मेंस में आ चुके हैं। 2006 में भी आ चुका है और 1999 में भी। मेंस में काफ़ी पहले पूछा गया था, लेकिन प्रीलिम्स में पूछा गया है कुछ समय पहले, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना। तो ये किसी जो बंगाल के गवर्नर थे उन्होंने ट्वीट कर दिया था, इसलिए टॉपिक न्यूज़ में आया था और हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी के ट्रू सक्सेसर माने जाते हैं। बहुत ही ग्रेट इंपेरियलिस्ट थे। इंपेरियलिस्ट वर्ड को समझो, बार बार आएगा आपका। इंपेरियलिस्ट का मतलब होता है जो अपने पावर को, रूल को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है दूसरों को ऑप्रेस करके, ठीक है। अथॉरिटेरियन थे और रूथलेस थे अपने तरीक़ों में, यानी कि बहुत ही क्रूर तरीके से रूल करते थे ये। इनकी गवर्नरशिप का टाइम था 1899 से लेकर 1905 तक, ठीक है, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का फॉर्मेशन का टाइम था। ये बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, देख लो, आपको पता भी होगा। मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ ली होगी अब तक, तो पता ही होगा। नहीं पढ़ी तो ऐसे धीरे धीरे पढ़ते चलो, याद होता चला जाएगा। इनकी कुछ रिएक्शनरी पॉलिसीज, अब इस पर मेंस का क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में। व्हाट वर द रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन, ठीक है। जो कलकत्ता का कॉरपोरेशन एक्ट था 1899 का, उसके कारण जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स थे ना, उनकी संख्या कम हो गई थी। अब लेजिस्लेचर क्या होते हैं पता होना चाहिए आपको। जुडिशरी में क्या होता है, जजेस होते हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सेंट्रल मिनिस्टर हो गए, सेक्रेटरीज हो गए, आप लोग होंगे, बनोगे आप एग्जीक्यूटिव में होगे। लेजिस्लेचर में कौन होते हैं, नेता, जो कानून बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव में जो कानून को एग्जीक्यूट करेंगे। जुडिशरी में जो दोनों को बैलेंस करेंगे। इनको बोलते हैं 3 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। 4th पिलर किसको बोलते हैं, मीडिया को। तो स्पेशली जो बंगालीज थे उनको बहुत ही नीचा समझते थे, उनको कावर्ड समझते थे, ठीक है, मियर फ्रोथी पैट्रियट्स। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था उनसे मिलने को उन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया था ना इस इंसान ने, वो यही किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल करके 1905 के अंदर, क्योंकि ये चाहते थे कि इंडियंस को डिवाइड कर दो बेस्ड ऑन रिलीजन, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था, इनकी जो सारी रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी, इनका क्या इम्पैक्ट हुआ था कि ये जो इम्पॉलिटिक अटरेंस, इम्पॉलिटिक का मतलब होता है अनवाइज, यानी कि बेवकूफ़ी तरीके से जो इन्होंने काम किया था ना इंडिया के अंदर, थोड़ा सा जो आक्रोश लाने के लिए, इंडिया के लोगों को अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, ये बहुत हद तक इंडिया के फेवर में चला गया था, ठीक है। इन्होंने जो करना चाहता उसका एक वो अपोजिट सेंस निकल के आएगा। इंडिया में नेशनहुड सडनली बढ़ गया था, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो ये एक बेनिफैक्टर की तरह निकल के आए थे। बेनिफैक्टर मतलब जो हमारा भला सोचते नहीं थे, लेकिन ऑपोजिट हो गया था, क्योंकि इन्होंने इतना सप्रेस किया कि लोगों के अंदर नेशनहुड की फीलिंग अराइज होने लगी। इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किए थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में, साइंटिफिक में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, मिलिट्री के अंदर। एजुकेशनल सिस्टम को ऑर्डर में लाने के लिए इन्होंने 1902 में एक यूनिवर्सिटीज़ का कमीशन बनाया था, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1904 में, जहाँ पर सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी। साइंटिफिक की बात करते हैं तो जो एग्रीकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है पूसा में, ठीक है, जो कि बिहार बंगाल की प्रेसिडेंसी में था, ये उस समय इस्टेब्लिश किया था इन्होंने।
एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर उन्होंने पुलिस कमीशन बनाया था, ठीक है, लॉर्ड मायो की पॉलिसीज़ को रिफर्बिश करके, ठीक है। और जो ऑफिसर और कांस्टेबल थे उन सबको ट्रेनिंग स्कूल्स के लिए, और इनके टाइम पर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था ना, ये इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें जो रिवर इंडस का अपर रीजन आता है इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये आगे एक टॉपिक आएगा इनका, वहाँ पर और डिटेल में बताएंगे। ये रिपीट होंगी चीज़ें बहुत ना, तो घबराना मत कि समझ नहीं आ रहा। मिलिट्री के अंदर आईसीसी इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स को सेटअप किया था, जो कि बाद में जो आर्मी को इंडियनाइज करने के लिए बहुत काम आया था। और भी कुछ रिफॉर्म्स किए थे उन्होंने, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1904 का, ऐसे सब करके। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, इनके ऊपर क्वेश्चन बने हैं। मेंस में 2006 में बना है, 1999 में बना है, और प्रीलिम्स के अंदर तो बना था 2014 में भी बना था, 10 में भी बना था। आइडिया होना चाहिए आपको। आगे बात करते हैं हम लोग तानाजी मालुसरे एंड द बैटल ऑफ सिंहगाद। प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ के अंदर। वैसे ये मैंने जो चेक किया प्रीलिम्स में और मेंस में, इनका कोई क्वेश्चन ऐसा खास मिला नहीं, शिवाजी का, मालुसरे का, सिंहगाद वगैरह का, बट पता होना चाहिए, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मूवी आई थी, आप लोगों ने देख ही ली होगी, अजय देवगन की और सैफ अली खान की मूवी आई थी। हल्का सा बात कर लेते हैं, पहले तो ये वाला पढ़ते हैं फिर ऊपर जाएंगे। बैटल ऑफ सिंहगाद क्या हुआ था 1670 के अंदर। 1665 में ना ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी। अभी पुरंदर क्या है, पुरंदर जो फोर्ट था ना, वहाँ पर शिवाजी का जन्म हुआ था, तो एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की गई थी। इससे पिछली वाली कहानी हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, वो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ भी चुके होंगे, वरना फिर बहुत लंबा हो जाएगा समझाना। तो ये जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। अब जयसिंह आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई आपको बिट्रे करता है, धोखा देता है ना, तो बोलते हैं यार यार क्यों जयसिंह बन रहा है। तो जयसिंह ने किसको धोखा दिया था ये आप सबको पता होगा, बहुत बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। तो इनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर की। तो उसमें कुछ डिमांड्स वगैरह रखी गई थी। तो उसमें रिक्वायर किया गया था मराठा के द्वारा कि जो फोर्ट कांढाना है ये मुगल को दे दिया जाए, ठीक है। अब कांढाना आप लोगों ने अगर ये मूवी देख ली होगी तानाजी वाली, तो कांढाना फोर्ट के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। फिर जब मुगलों ने इस फोर्ट को ले लिया था, लेकिन और इसको गार्ड कौन कर रहा था, राजपूत, पठान और अरब के जो ट्रूप गार्ड्स थे, ठीक है। और ये बिल्कुल ही इम्पेनेट्रेबल हो गए थे, यानी कि इसको भेद नहीं सकते थे अब आप, बहुत ही हैवी गार्ड थे इसके ऊपर। ये बात बहुत डीपली डिस्टर्ब कर रही थी शिवाजी की माँ को, जिनका नाम था राजमाता जीजाबाई। ये जानने पर शिवाजी ने तानाजी, अब तानाजी जो आप कह सकते हो राइट हैंड, ठीक है, आसान भाषा में समझने के लिए, कि यही एक इंसान है जिसके पास ये ताकत है कि इसको कन्क्वेयर कर सकता है। बैटल हुआ, ठीक है। बैटल के अंदर इन्होंने अटैक किया, तानाजी ने मुगल्स को सरप्राइज़ दिया, काफ़ी देर तक चले भी, लेकिन आउट नंबर हो गए मराठा कम पड़ गए। तो बैटल में हार गए थे, ठीक है। तो इनकी जो डेथ के बाद जो जनरल थे जो मराठास के, उन्होंने जो इनके भाई थे सूर्याजी मालुसरे, उनकी लीडरशिप में लड़े, और फाइनली उनकी एनिमी, अब जो एनिमी था, दुश्मन था उनको, यानी कि जो जयसिंह वाली साइड से थे, उनको वैंक्विश कर दिया था। फोर्ट को बाद में रीनेम करके बनाया गया था सिंहगाद, यानी कि लायंस फोर्ट, ठीक है। किसको ऑनर करने के लिए, तानाजी को ऑनर करने के लिए। अब देखते हैं तानाजी कौन थे, मराठा के मिलिट्री लीडर थे, ठीक है। छत्रपति शिवाजी की साइड से थे, मालुसरे क्लैन के थे, और पॉपुलरली इनको बैटल ऑफ सिंहगाद के लिए ही जाना जाता है। तानाजी ने उदयभान राठौड़ के अगेंस्ट लड़ाई की थी, जो कि एक फॉर्मिडेबल राजपूत वॉरियर थे। अब ये देखो कि उदयभान राठौड़ राजपूत वॉरियर, राजपूत कौन से एरिया में रह रहे थे, ठीक है। तो उदयभान जो थे उस समय पर जयसिंह ने उदयभान राठौड़ को फोर्ट कांढाना का लीडर बना के, इंचार्ज बना के भेजा हुआ था, तभी लड़ाई हुई थी। लाला लाजपत राय बहुत बार पढ़ लिया होगा, रिवाइज करना सिर्फ। 155th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी, अभी दोबारा आएगी, दोबारा पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट को लेकर के उनको बहुत याद किया जाता है। दयानंद सरस्वती जी के फॉलोअर थे, फाउंडर थे आर्य समाज के, ठीक है। और पंजाब नेशनल बैंक को भी फाउंड करने में इन्होंने हेल्प की थी 1885 में। अब टाइमलाइन को पकड़ो, हमने थोड़ी देर पहले कुछ बात की थी 1818 की, हमने थोड़ी देर पहले 1905 की बात की थी, अभी हम लोग 1670 की बात करके जस्ट अभी स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे, ठीक है। अभी हम 1885 पे आ गई, बस ऐसे इमेजिन करते चलो। और बाकी PDF जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, हैंडी बुकलेट जो वीडियो के लास्ट में, उसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन बना के दी है, वो पढ़ लोगे तो फिर आपको अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। राय, तिलक और बिपिन चंद्रपाल, पॉपुलरली इनको हम लोग लाल बाल पाल बोलते हैं, ठीक है। स्वदेशी गुड्स के लिए इन्होंने बहुत एडवोकेट किया था कि अपना जो खुद का सामान है, स्वदेशी हमारा जो सामान है उसको यूज़ किया जाए, ठीक है। इंडियन होम रूल की शुरुआत की थी 1917 में। इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया था, और इनकी डेथ हुई थी जो साइमन कमीशन के दौरान जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ना,
वहाँ पर पुलिस के द्वारा अटैक के अंदर इनकी डेथ हो गई थी 1928 में। अब आपको पता है कि इससे बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन। आप कोई भी टॉपिक उठा के देखोगे ना, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनके इंपॉर्टेंट काम क्या क्या थे? आर्य समाज, यंग इंडिया, इंग्लैंड, डेट टू इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडिया बिल्ड टू फ्रीडम, ये सब आपको याद होने चाहिए बिल्कुल। मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप खुद चेक करो, इसमें से कीवर्ड उठा उठा करके आपको हर चीज़ मिलेगी प्रीवियस ईयर में। उनकी सिग्निफिकेंस क्या थी फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर के, इनके जो व्यूज़ थे, इनकी जो परिकल्पना थी इंडिपेंडेंट इंडिया के लेकर, यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट ब्रिटिश, ये चाहता था कि अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग यूनाइट होकर, एक होकर लड़ेंगे तो कोई बात है। The British efforts to divide India on communal lines as seen in the Acts of 1909 and 1919 was made clear to Indian leadership. इनके जो थॉट्स थे कल्चरल डाइवर्सिटी के वर गिवन पोस्ट इंडिपेंडेंस बाय नेहरू एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी आप लोग बहुत बार सुनते हो, किसके थॉट्स थे? लाला लाजपत राय के। किसने टाइटल दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये यूज़ कर सकते हो आप, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ एथिक्स में, कोटेशंस में। कोटेशंस भी मैंने आप लोगों को पीडीएफ के बुकलेट में प्रोवाइड किए, वो भी आप कलेक्ट कर सकते हो। इनका जो आइडिया था, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स एज ट्रू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी लाइन है, ऐसे में यूज़ की जा सकती है आपको ये। बाकी अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हम लोग स्किप करेंगे। रीज़न बता देता हूँ, ये टॉपिक जब इंट्रोड्यूस हुआ था तभी आया था, अभी आगे ये टॉपिक और डिटेल में आया है। इसका जो फर्दर जो स्टेप लिया गया है ना इस पर, वो भी ऐड होके आएगा, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं जब भी ऐसे कोई टॉपिक स्किप करूँगा तो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। लेकिन देखो यार, बहुत सारे टॉपिक होंगे, कभी मुझसे कोई ऐसा हो जाए स्क्रॉल करते टाइम कोई स्किप हो जाए, तो आप लोग मुझे कमेंट वगैरह में या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्टली कांटेक्ट करके बता देना कि वो टॉपिक स्किप हो गया था। जानबूझ के तो नहीं करेंगे, गलती से कभी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं विमेन वाले सेक्शन के ऊपर। तो एक ये विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2020 करके है, क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये एक इंडेक्स है, ठीक है। तो आप नाम से ध्यान रखिए, विमेन बिजनेस एंड द लॉ, WBL एक वर्ल्ड बैंक का एक ग्रुप है। इसका काम क्या है? यूनिक डेटा कलेक्ट करता है, किसके ऊपर? जो कानून और रेगुलेशंस बनाए गए हैं विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देने को लेकर। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मतलब आर्थिक अपॉर्चुनिटी को क्या बोलेंगे, जो भी है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। विमेन बिजनेस और लॉ इंडेक्स क्या कहता है, ठीक है। इसमें 8 इंडिकेटर्स होते हैं जो कि विमेन के इंटरेक्शन विद द लॉ के अराउंड सराउंड करते हैं। उन्होंने अपना प्रोग्रेस कहाँ पे बिगन किया था, करियर का एंडिंग कहाँ पे हुई है, कौन से सेक्शंस में उन्होंने काम किया है। मोबिलिटी, मूवमेंट, वर्क प्लेस, सैलरी, मैरिज, पेरेंटहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट और पेंशन, ये 8 इंडिकेटर्स के ऊपर वो काम करते हैं। कंट्रीज़ की रैंकिंग कैसे करते हैं? स्टडी करते हैं कि जो लॉज हैं वो अफेक्ट करते हैं विमेन को डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, उनकी वर्किंग लाइफ कैसी है, ठीक है। क्या ये जो लॉज हैं ये मेन बिजनेस सिटी के अंदर एप्लीकेबल हैं भी या नहीं है। और ये जो इंडेक्स है ये बेस्ड होता है कंट्री के फॉर्मल लॉज के और रेगुलेशंस के ऊपर, जहाँ पर विमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि आर्थिक सम्मेलन। और डिफरेंट कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस क्या है वो देख लेते हैं। अब इस टॉपिक में आपको पता है कि ये पूरा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, इसमें से सिर्फ रैंकिंग आपको उठानी है और वो उठाओ और इसको साइड करो, टाइम बचाओ, फिनिश, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की परफॉर्मेंस यहाँ से उठा लो, 1-2 कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस यहाँ से उठाओ एंड दैट्स इट, फिनिश। ये आप ऐसे में यूज़ करो, अपने सोसाइटी के क्वेश्चन में यूज़ करो, लेकिन ऐसे टॉपिक्स को डिटेल में मत पढ़ा करो। टफर लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है 2018 में जो बनाया गया था, उन्होंने अब कुछ रिकमेंडेशंस फाइनलाइज की थी, ठीक है। 2018 में क्यों बनाया था? उस टाइम पे जो मीटू मूवमेंट आया था ना, कि विमेन की जो कंडीशंस हैं उनको लेकर के, तो उन्होंने कहा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के ये जो रिकमेंडेशंस थी। अब ये विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में कहा था, ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफिस पे एप्लीकेबल है, प्राइवेट सेक्टर पे, NGOs पे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे। लेकिन हमको ज़रूरत थी एक स्ट्रिक्टर प्रोविज़न की, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा सख्त कानून की। तो इन्होंने पावर दे दी थी सिविल कोर्ट की, किसको? ICC को। अभी ICC क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस हो, NGO, वहाँ पर वो लोग अपनी एक टीम बनाएंगे 10 लोगों के आसपास तक की, जो ऐसे हर मुद्दे को एड्रेस करेंगे। और उसको पावर दी थी कि सिविल कोर्ट तक की पावर होगी, यानी कि फ़ाइन वगैरह दे सकते हैं ये लोग। तो उन्होंने कुछ 50,000 रुपये तक का फ़ाइन इम्पोज किया करते थे, लेकिन ये इनफ नहीं था। विशाखा गाइडलाइंस क्या है? 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, विशाखा गाइडलाइंस, जिसके बेसिस के ऊपर हमारा ये जो 2013 का जो ये एक्ट है ना, ये बन के आया था।
इससे क्या हो गया था, हर एक वर्क प्लेस के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के एक कमेटी बनाई जाना बहुत कंपलसरी हो गया था। तो ये डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। ये चीज़ अच्छी है, अगर डेफिनेशन दी हुई है ना तो ये आपको लिखनी आनी चाहिए। ये मैं कहूँगा सबको लिखो, ये ऑप्शन में भी काम आएगी, एथिक्स में भी काम आएगी, ये मेंस में भी काम आएगी। सेक्सुअल हैरेसमेंट को अब इसको याद मत करना, ठीक है। ऐसी जो डेफिनेशंस होती है ना, इनकी एक अलग शीट बना लो और उस पर लिख के रखो, क्योंकि ये ऑफिशियल डेफिनेशन है और ये न्यूज़ में भी आई हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल टू द पॉइंट लिखनी पड़ेगी। इट इंक्लूड्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर कमिटेड डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब ये वाली कोई चीज़ हुई हो उनके साथ, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांस हुआ हो, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हो, शोइंग पोर्नोग्राफी, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर द सेक्सुअल फेवर्स, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। ये इतना मैं कहूँगा, एक अलग शीट ऐसे बना के रखो। पॉवर्टी क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एजुकेशन क्या है और डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इन सब की डेफिनेशन लिख के रखो ऐसे अच्छी अच्छी। अब ये एक्ट वाली डेफिनेशन है तो आप कह सकते हो एज पर दिस एक्ट। एक्ट के प्रोविज़न क्या हैं कि भाई जो कमेटी होगी हर एक ऑफिस में होगी, उसमें 10 या उसके आसपास मेंबर्स होंगे, वो प्रोसीजर बनाएंगे पूरा। कोई भी वुमेन हो सकती है किसी भी एज की, उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सब एड्रेस करेंगे, ठीक है, और बस उसकी इंक्वायरी वगैरह होगी। अनदर ये टॉपिक है, ये भी आपका डेटा वाला है, इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ को लेकर के इकोनॉमिक्स। अब ये जो डेटा है ना, ये मैं तो कहूँगा लिखो भी मत। प्रीलिम से 2 महीना पहले ना हर एक इंस्टीट्यूट की लिस्ट जारी हो जाती है। इवन मैं भी चैनल के ऊपर लिस्ट जारी कर दूंगा कि इस रिपोर्ट का ये डेटा था, उसको याद किया, ख़त्म बात। बस मेंस में भी वही काम आती है, मंथली मैगजीन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सिटीज़ की रैंकिंग करते हैं तो टोटल परसेंटेज चेंज आता है उसके हिसाब से। अब इसका इम्पोर्टेंट ये है जानना कि केरला के 3 सिटीज़ मल्लापुरम, कोझिकोड और कोलम, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में 3 टॉप कर रही हैं और ये केरला की हैं तीनों की तीनों, ठीक है। अर्बन एग्लोमरेशंस क्या होता है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर एक्सपेंशन बहुत हो रहा है, इसको बोलते हैं यूए, और ये इंक्रीज़ कब हुआ है 2015 से 2020 में। अच्छा, ये टॉपिक जो है ना हमारा GS3 में भी काउंट हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि मल्लापुरम और कोझिकोड के अंदर इतना ग्रोइंग फास्ट क्यों हो रही है। 2001 में 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस थे मल्लापुरम में। 2011 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डबल हो गए, 4 बन गए, और एडिशनल 37 सिटीज़ भी उसमें इंक्लूड हो गए थे। अब ये सिटीज़ मुझे पता नहीं था एक्चुअली क्या है, आप लोग बता देना कमेंट में सिटीज़ क्या है, मैं देख नहीं पाया। इसी तरीके से कॉलम वाला जो एरिया था वहाँ पर भी 23 सिटीज़ बन गए थे, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एक काउंसिल 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी बाय 130%। तो ये रीज़न बताया कि वो पर्टिकुलर एरियाज होते हैं वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज़ हुई है, ये सॉरी यूए अर्बनाइजेशन कितनी इंक्रीज़ क्यों हुई है, कारण बताया उसने। अनदर थिंग, टाइम टू केयर रिपोर्ट, एक रिपोर्ट है टाइम टू केयर, रिलीज़ की गई है ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट के द्वारा। मैं स्किप कर सकता हूँ क्योंकि ये तो लास्ट में पढ़ने की चीज़ें, अभी याद भी नहीं रहेगा, रटने की चीज़ें होती हैं ये वाली, बट थोड़ा अच्छा है। वर्ल्ड में 2153 बिलियनियर्स हैं, ठीक है, इन द वर्ल्ड। 2000 वर्ल्ड हैड 2153 बिलियनियर्स थे 2019 में। जो नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं, ये जो अरबपति हैं, वो डबल हो गए हैं लास्ट एक डेकेड के अंदर, पिछले 10 साल में। कंबाइंड वेल्थ थोड़ी सी डिक्लाइन हुई थी 2018 के अंदर। वर्ल्ड के जो 1% रिचेस्ट है ना, उनके पास जो 6.9 बिलियन % लोग हैं उनसे भी ज़्यादा डबल पैसा है। तो ये उसके ऊपर है, पॉवर्टी से आप ऐड कर सकते हो उसको, ठीक है, कि रिच इतने रिच हैं। और ये उसके बाद इसने बोला है वुमेन रिलेटेड, उसने डेटा दिया है। यार ये डेटा सिर्फ रीड करो, मतलब लिखो, लेकिन ज़रूर लिखो, स्किप मत करो, नोट कर लो ये वाला। जो आपकी इंडेक्सिंग कर रहे हो ना आप कीवर्ड्स की, उसमें मत करो, मैं कहूँगा डेटा की एक अलग ही बना लो अपनी। अरे मत बनाओ, छोड़ो, मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा पूरे मंथ एंड में। फाइंडिंग सी, फिर कंसर्न से, फिर वे ऐड में उन्होंने कहा कि एक 0.5% का टैक्स होना चाहिए वेल्थ के ऊपर, रिचेस्ट के ऊपर, और ऑफ द रिचेस्ट 1% ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले 10 साल तक, ताकि 117 मिलियन जॉब्स जो है एजुकेशन, हेल्थ और एल्डरली केयर के लिए क्रिएट की जा सके। अब ये जो टॉप पार्ट है ना, इसमें ये है, और इन्वेस्ट किया जाना चाहिए नेशनल केयर सिस्टम में, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें अगर हम लोग ये नोट डाउन करते हैं, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारे किसी आंसर का कंक्लूजन बन सकता है, ठीक है। अच्छा, ये वे ऐड इन्होंने अच्छा लिखा, इतना ऐसा किया जाना चाहिए, नेशनल केयर सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है ये भी रिपीट होगा, ठीक है। ये नई मैगजीन में भी आएगा और जो प्रीवियस वाला हम लोग कर रहे हैं उसमें भी आएगा रिपीट, तो उसको उसी टाइम पे करेंगे, डिटेल में आएगा, ये मुझे पता है। GS1 का आज कंप्लीट हो गया है।
GS2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक और ज़्यादा कवर करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आज वाले से, आज फर्स्ट का था ना, तो थोड़ा सा रिदम बनने दीजिए, और ज़्यादा कवर करेंगे हम लोग। UPSC handy booklet for pre plus mains plus interview. This is the booklet which I have been talking about to you people all the time in the video, जिसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी दिखा भी दिए हैं। You all must download this बिकॉज आप 21 के लिए अपीयर कर रहे हैं, 22 के लिए, 23 के लिए, डजेंट मैटर। इवन इफ़ यू आर अ बिगिनर, आपने 6 मंथ्स का प्रिपरेशन किया है, 1 ईयर का किया है, आप कोचिंग ले रहे हो, या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ली है, या फिर आप एक रिपीटर भी हो, यू मस्ट डाउनलोड दिस PDF। अगर आप स्टेट PCS के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर जनरल साइंस के बारे में पूछा जाता है, दिस कंटेंट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ऑलराइट, कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स ऑलरेडी दिखा दिए थे, यहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ें एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, व्हाट ऑल यू विल गेट आफ्टर डाउनलोडिंग दिस PDF, सो दैट you get an edge over the other lakhs of contestants who are preparing for this exam. The most beautiful thing about this booklet is कि इसमें सारा डेटा बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। आपको स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा चीज़ों को इधर से ढूंढना, उधर से ढूंढना, चेक करना उनकी वैलिडिटी को ये लेटेस्ट अपडेटेड है या नहीं है। जिस दिन आप इसको डाउनलोड करोगे उस दिन तक का डेटा इसके अंदर जो आपको मिलेगा वो उस डेट तक का अपडेटेड डेटा आपको मिलेगा, ताकि आप ऐसा कोई भी पुराना डेटा यूज़ करके अपने एग्ज़ाम में अपीयर ना हो। एक कलेक्शन है डेटा का, ठीक है। 300+ माइंड मैप्स के बारे में जब मैं बात करता हूँ, कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिखाए हैं, आगे भी कुछ एग्जांपल ज़रूर दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। 300 यहाँ पर मैंशनड है। आपको एक्चुअल में डाउनलोड करने के 3 मंथ्स के बाद तक ऑलमोस्ट आपको 500 तक ये माइंड मैप्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, 200 निमोनिक्स कुछ मैंने आपको बताए हैं पहले की जो वीडियोस थी चैनल के ऊपर, वहाँ पर भी मैं आप लोगों को कभी कभी बताता रहता था। अभी 200 है, 3 मंथ्स के बाद तक ये आपको और ज़्यादा एक्सटेंड होकर 300 तक और चले जाएंगे। निमोनिक्स आपको पता है बहुत इजी होते हैं याद करना, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, नेशनल पार्क्स होंगे, पावर प्लांट्स हो गए, 100 तरह की चीज़ें हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं, पार्ट्स, शेड्यूल, ना जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों से बहुत ईजिली याद हो जाती हैं कि लोगों को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है इनको। इन्हें कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह ओपन करने पड़ते हैं। प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स थे उनके जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनमें से ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एंड सो मैनी ऑल थिंग्स। 1000+ मेंस का क्वेश्चन। मैं ये कहूँगा ये एक काइंड ऑफ मिनी टेस्ट सीरीज़ कह सकते हो आप अपने लिए, या फिर कह सकते हो सेल्फ एनालिसिस टूल है आपके लिए ये प्लस में आंसर राइटिंग की जो एक चेकलिस्ट है, ये दोनों मिलाकर के आपकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार हो जाएगी। करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को सबको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, एक भी चीज़ें इधर से उधर ना हो जाए, आउट ऑफ सिलेबस कुछ ना आ जाए, ऐसी कोई चीज़ जो एग्जाम में पूछी ना जाती हो। 1000+ क्वेश्चंस हैं GS 1, 2, 3 और 4 के, ठीक है। ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। पास्ट के 1 ईयर के ऑल हिंदू के एडिटोरियल्स। अब आप सोचेंगे कि अच्छा जिस दिन आप ये PDF डाउनलोड करेंगे उस दिन तक के आपको इसके अंदर एडिटोरियल्स मिल जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि आपको करना क्या होगा इतने सारे एडिटोरियल्स का, और आप कैसे याद करेंगे। ऐसे नहीं करना है, आपको वो देखना है, आपको कंटेंट देखना है। इसमें आपको सेक्शंस मिलेंगे एडिटोरियल के, साइंस एंड टेक के न्यूज़ और एनवायरनमेंट की न्यूज़। आपको पता है कि ये दोनों साइंस एंड टेक और जो एनवायरनमेंट होता है ये प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है हिंदू से। तो आपको ऐसा देखना होगा लिस्ट में, यार इस मंथ की इस डेट में ये वाला आर्टिकल था, मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं मिस हो गया। आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे के सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिल जाएंगी, जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। सेम चीज़ एडिटोरियल्स के बारे में है। जो लोग प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ चुके हैं, उन्होंने सर्च किया, उनको पता है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि द हिंदू के जो एडिटोरियल्स होते हैं उसका टाइटल को डायरेक्ट यूज़ करके मेंस के क्वेश्चन आए हैं। तो आपको एटलीस्ट एडिटोरियल का टाइटल पता होगा, आपको देखो कि यार अच्छा ये तो टाइटल रिपीट हो रहा है, ये मुझे आता है, बट ये नहीं आता, ये मैं पढ़ लेता हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक सिंगल जगह के ऊपर, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें कैटेगराइज और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सेफ हों। जब बात करते हैं आंसर राइटिंग के चेक लिस्ट की, इवन जब मैं इसे प्रिपेयर कर रहा था, इवन आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड व्हेन आई कंप्लीटेड दिस थिंग। ये मैंने एडवांस लेवल में बनाई है। एक मैंने जो नॉमिनल जो बेसिक लेवल की थी वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दी थी, आपको वो चाहिए हो, लेकिन ये बहुत एडवांस लेवल में है। ये एक बिल्कुल ही सेल्फ एनालिसिस टूल हो जाएगा। आपको बार बार किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है ये चेक करने के लिए मेरा डेली आंसर हो। आप इसको यूज़ करेंगे, आप अपने खुद के आंसर का खुद एनालिसिस कर सकते हैं इन ए वेरी क्विक टाइम। आप जान जाओगे कि किस क्वेश्चन में आपने क्या मिस किया था और बाकी जो कंटेस्टेंट है वो क्या ऐड कर रहे हैं। ये बहुत ही बहुत ज़रूरी चीज़ है।
कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि टॉपर्स को देखते हैं, इस इंसान ने इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर ये परफॉर्मेंस दी है, इस ईयर में ये परफॉर्मेंस ऊपर नीचे गई है, इतने टाइप के सिलेक्शंस हो रहे हैं। वो एनालिटिकल चीज़ें यूज़ करते हैं, वो गेम को समझते हैं पूरा। उन लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफ्स में, चार्ट्स में डेटा रेडी कर दिया है। वो समझ जाएंगे कि उनको तैयारी कहाँ करनी है। इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ स्मार्ट लोगों के लिए है, जो अपनी प्रिपरेशन में बहुत सा टाइम जो वेस्ट होता है उसको बचाना चाहते हैं। उन लोगों को ये चार्ट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं और उनको समझ में आएगा कि कहाँ पे एक्चुअल में काम करना है और कहाँ पे नहीं करना, कहाँ पे एक्स को शार्प करना है और कहाँ पे बस आराम से रेस्ट करके देखना है। जब मैं बात करता हूँ रिवीजन पाइपलाइन की, तो अब हम सबको पता होता है कि रिवीजन जो है एक सीक्वेंस में की जानी चाहिए, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत टाइम लग जाता है। इस डेटा को अरेंज करें, उस डेटा को अरेंज करें। आई विल प्रोवाइड यू विद एन एक्सेल शीट, उसमें टॉपिक ए लिखा होगा, आपको कंट्रोल F से रिप्लेस करना है टॉपिक ए का नाम अपने आप, और ऑटोमेटिक एक पाइपलाइन शीट के अंदर आपके टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे कि किस दिन आपको क्या करना है, किस दिन आपको वो चीज़ रिवाइज करनी है दोबारा। इट विल एक्ट एज लाइक एन रिमाइंडर टू यू। मेहनत लगती है इसको ऑर्गेनाइज करने में, लोग कर नहीं पाते हैं। मैंने इस चीज़ को आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। जस्ट गेट इट, डाउनलोड इट और अपना टॉपिक उसके अंदर आप रिप्लेस कर सकते हो बहुत ही ईजी मैनर के अंदर। जब मैं बात करता हूँ कि प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर, तो दो तरीके से आपको बना के दिए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको ईयर वाइज पेपर चाहिए होते हैं, 1999 का चाहिए, 2007 का, 18 का, 5 का, 3 का, 9 का। कुछ होते हैं उनको सिलेबस वाइज चाहिए, टॉपिक वाइज। पहले हिस्ट्री के चाहिए, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर चाहिए, नहीं अभी सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन चाहिए, अभी सिर्फ एनवायरनमेंट चाहिए। तो मैंने दोनों ही तरीके से उनको अरेंज करके आपके लिए प्रॉपरली प्रोवाइड कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट्स, अब ये अगेन स्मार्ट लोगों की चीज़ें हैं। ये आपको प्रीलिम्स के अंदर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। स्टूडेंट जो बहुत इंट्यूटिव तरीके से, उनको पता है गैस करना होता है। अब सब्जेक्ट्स आपको पता होंगे, आप इसकी लिस्ट को डाउनलोड करते हो गूगल से, तो बहुत लंबी लिस्ट आती है, लंबे लंबे सेंटेंसेस। मैंने सबको शॉर्ट में, क्रिस्प में, सिंगल वर्ड में मेंशन कर दिया है। इस लिस्ट के अंदर ये सब्जेक्ट है, इस लिस्ट में ये सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। इवन आप जो मेंस का आंसर लिखते हो, वहाँ पर आपको ये हेल्प करेगा कि अगर आपको एज प्रोवाइड करना हो अपने आंसर में, यानी कि आप बता सकते हो कि ये इस गवर्नमेंट का टॉपिक है, इस पर्टिकुलर लिस्ट से आया हुआ है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लिख सकते हो। इसलिए ये बहुत हेल्पफुल है। उसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन, ये आप, मैं कहूँगा, टेबल के सामने रखिए, इसके ऊपर बस नज़र मारते रहिए, आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। आपको रिवीजन में इतनी बूस्ट मिल जाएगा कि आपको सडनली पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइमलाइन बहुत हेल्प करेगी आपको। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका 50% डिस्काउंट कोड क्या है, ठीक है। उससे पहले कुछ और भी चीज़ें होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए टेबल पे सामने। बार बार देखते रहोगे तो वैसे ही याद हो जाते हैं। अदरवाइज़ मैंने निमोनिक्स भी दे दिए हैं, उनके हॉट टॉपिक्स की लिस्ट होनी चाहिए, आंसर राइटिंग की टर्मिनोलॉजी, रिवीजन की टेक्निक्स, वीकली प्लानर, मंथली प्लानर, ये सब चीज़ें भी आपको साथ में मिल जाएंगी। प्राइस मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, उसके लिए आपको डाउनलोड लिंक पे जाना पड़ेगा। रीज़न भी क्योंकि बहुत सारे क्लब्स हैं, एक क्लब के अंदर तो और सारी की सारी पीडीएफ्स एक साथ भी हैं, वो भी आप चाहो तो ले सकते हो। जो भी आपको वहाँ पे प्राइस मेंशन दिखाई देगा, उस प्राइस में आप डिस्काउंट कोड यूज़ करना, उसका 50% ही आपको पे करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको वो डिस्काउंट कोड दिखा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक थोड़ी देर में दिखाई दे जाएगा, आप जाके इसे सेव कर लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।